आज एक बड़ी घटना फिर से सामने आई है और उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी और अजीत सिंह जी। घटना ये कि जैसा कि ये सर्वविदित था, सब लोग जानते थे, अखिलेश यादव जी अ, करहल विधानसभा से, जो कि उनके अपने बनाए हुए एक्सप्रेसवे के बगल में पड़ता है, वहां पे से उन्होंने नामांकन भर दिया है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। उनके अगेंस्ट में बघेल जी जो हैं, जो भाजपा के कानून राज्य मंत्री रहे हैं, उनको उतारा गया है भाजपा की तरफ से। एक बड़े नेता को, कद्दावर नेता को उनसे फाइट में उतारा गया है, हल्के में नहीं छोड़ा जा रहा है। इस पे चर्चा करने के लिए पुष्कर जी और अजीत जी आज हमारे साथ हैं। तो बस अ, चलिए शुरू करते हैं। पुष्कर अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा इनका परिचय, जिनको प्रत्याशी बनाया गया है भाजपा की तरफ से बघेल जी को, इनका परिचय और इसके क्या मायने हैं। संदीप जी, ये जो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा के साथ साथ जो है ना उनका एसपी बघेल जी का नामांकन भी करा दिया गया है। तो ये पूरे जितने चुनाव 2022 के विभिन्न राज्यों के हो रहे उसमें सबसे बड़ा केंद्र बिंदु का चुनाव जो है करहल का बन गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, जो कि सपा पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने जब से घोषणा की कि वो करहल से खड़े होंगे तभी ये चर्चा में थे। तब ये कयास लगाया जा रहा था कि तो क्या भाजपा किस तरीके से लेती है। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय राज्य कानून मंत्री एसपी बघेल, जो कि आगरा से सांसद भी हैं और एक सशक्त कद्दावर नेता भी कहे जा सकते हैं, और मूलतः वो 2014 तक जो है समाजवादी पार्टी में ही थे। उनका खड़ा करने का निहितार्थ ये है कि भाजपा अ, पहले चुनाव के तरीके से जो है कोई भी चुनाव हल्के में नहीं ले रही है, और निश्चित रूप से वह अखिलेश यादव जी को करहल में हराने के लिए ही उन्होंने बघेल जी को उतारा है। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण ये चुनाव करहल से हो गया है। और मैं समझता हूं कि इस पे काफी विमर्श किया गया होगा, क्योंकि जो चीज सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि अखिलेश यादव जी की रास्ता आसान नहीं है। और इसको यदि बहुत ही ब्लंटली मैं कहूं तो जो नई एग्रेसिव भारतीय जनता पार्टी है, वो समाजवादी पार्टी की जो भी सपने हैं 2022 की, उसकी भ्रूण हत्या करने का प्रयास में एक कदम आगे बढ़ गई। क्या बात, ये बड़ी बात है कि ये लड़ाई जो है वाकई में लड़ाई कही जा रही है। और ये मैनेजमेंट नहीं है कि पहले होता था कि विरोधियों की सीटें छोड़ दी जाती थी उनके लिए। जैसे 2019 में भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जो लड़ाई गठबंधन किया, सॉरी, बिना गठबंधन के लड़े, लेकिन वो एक अंडरस्टूड गठबंधन था सपा बसपा के साथ में, कि उनके सीट्स पे कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया था। अजीत भाई, आप इस नए एग्रेशन को किस रूप में देखते हैं कि हाउ इज इट अब एक पूरी तरह फाइटिंग मोड में आ गई है भाजपा, या ये भी सिर्फ एक आई वॉश है। देखिए संदीप भाई, आपने जो अभी सवाल किया ना कि सर, पुष्कर दा, ये तो इट इज द फैक्ट कि बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो, जो अन्य पार्टियों के जो मुख्य चेहरे होते थे, उनको ना या तो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट्स पे वॉकओवर देती आई हैं, या अगर वॉकओवर नहीं भी दिया है तो फ्रेंडली फाइट रखी है, या बहुत ज्यादा एग्रेसिवली फाइट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि अ, आज तक कभी भी आप रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ कौन लड़ा, आपको शायद एक भी प्रत्याशी का नाम याद नहीं होगा। बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं आप। रायबरेली में हमेशा बीजेपी ने सोनिया गांधी को एक तरह से बस एक फ्रेंडली फाइट की है, और समाजवादी पार्टी तो
बहुत बार मैंने इलेक्शन में देखा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कैंडिडेट ही नहीं उतारते थे। नहीं करते। पर सर ये जो नई भाजपा है ना, ये किसी भी हालत में अपने प्रतिद्वंदियों को, और स्पेशली ये नई भाजपा का जब मैं नाम लेता हूं ना, तो जब से योगी जी यूपी में, जब से योगी जी ने कमान संभाली है, तो ही इज अ वेरी एग्रेसिव लीडर, और वो ना बड़ा प्रोएक्टिव होकर राजनीति कर रहे हैं। तो अब ये जो टिकट वितरण हो रहा है, इसमें मैं ये देख रहा हूं कि वो किसी भी तरीके से जरा सी भी किसी भी विपक्षी को, विपक्ष के किसी बड़े नेता को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है भाजपा। तो जब ये आज नाम डिक्लेयर हुआ और खबर आई कि उन्होंने नामांकन कर दिया है, तो मैंने अपने लोकल जो आगरा साइड के जो मित्र थे उनसे इनके बारे में जानने की कोशिश की, तो सर मुझे बताया गया कि अर्लियर ही स्टार्टेड, मिस्टर बघेल स्टार्टेड हिज करियर, ये पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे। बाद में इनकी नियुक्ति जो है आयोग से जो है वो एज अ लेक्चरर प्रोफेसर हो गई, तो फिर ये प्रोफेसर बघेल कहलाने लग गए। और ये पुराने जमाने में जब ये पुलिस में थे, तब ये सुना गया है कि अखिलेश यादव, सॉरी, मुलायम सिंह यादव के सिक्योरिटी दस्ते में थे। जी बिल्कुल सही बात है। इनका मुलायम सिंह यादव से परिचय हुआ और इनको राजनीति में लाने वाले मुलायम सिंह ही थे। और ये सपा में रहे, बसपा में रहे, और फिर भाजपा में आ गए। अब जैसा कि आपने बताया कानून राज्य मंत्री हैं, और इनकी इमेज एक नो नॉनसेंस नेता की है। ही इज ए करियर पॉलिटिशियन, नंबर वन, ही टेक्स हिज करियर वेरी सीरियसली, और बड़े प्रभावशाली नेता है। तो करहल से जो उतारा गया है, तो अभी पुष्कर दादा आपको बताएंगे संदीप भाई कि उस सीट की और उसके अगल बगल के इलाके की इक्वेशन है वो बड़ी मजेदार है। तो पुष्कर दादा कि करहल सीट और उसके अगल बगल का जो जातीय इक्वेशन है ना, वो क्या है, और अब इस सीट पे क्या होने जा रहा है, पुष्कर दा बताएंगे प्लीज। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जैसे जब करहल से नामांकन इन्होंने भरा था, उससे पहले भी अखिलेश ने ये कहा था कि मैं यहाँ से लड़ूंगा। वॉल्यूम, आवाज बहुत कम आ रही है, जरा देख लीजिएगा। अभी आपको आवाज आ रही है? हाँ एकदम हाँ। सही। अखिलेश जी ने जब ये कहा था कि वो करहल से विधानसभा लड़ेंगे, तो सबसे पहले ये तुरंत चर्चा में आ गया कि वहां पे करीब 1.25 लाख यादव वोटर हैं और 15-20-25 हजार जो है मुसलमान वोटर हैं, तो 4 लाख की वोटिंग की विधानसभा में इतने तो वोटर हैं जो कि उनके अपने पक्के माने जा रहे थे, इस वजह से सेफ सीट मानी जा रही थी उनके लिए। पर बघेल जी के आने से ये समीकरण कहाँ चेंज होगा, या ये मुकाबला वाकई में क्या उनके फेवर में जाएगा, या वहाँ की जो जातीय व्यवस्था है उस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा, या योगी जी के शासन का भी वहाँ पे कुछ फर्क पड़ेगा? संदीप जी, ऐसा है कि इसके अंदर जब ये सबको मालूम है अजीत भाई कि अखिलेश यादव जो है शुरू में विधायकी के चुनाव लड़ने वाले नहीं थे। वो जब जी भाजपा ने जो है स्वामी स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आदित्यनाथ योगी जी का जो है टिकट घोषित कर दी, तब उन पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि क्योंकि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार से ये भी चुनाव लड़े, इसलिए ये अपने लिए सबसे सुरक्षित सीट ढूंढ रहे थे जहां पर कि इनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और ताकि पूरे प्रदेश में जो है और लोगों के लिए कन्विंसिंग कर सके। उस हिसाब से करहल इन्होंने चुना, क्योंकि करहल पिछले 3 दशकों से सपा का इस पे कब्जा रहा है। इसके अंदर जो है ये जो भी संदीप ने अपने आंकड़े बताए हैं, इसमें बड़ा एक बड़ी पेकुलर चीज ये है कि जहां तक मेरी जानकारी है करीब 38-38% यादव वोट है यहाँ पे। करहल में। 38%। हाँ, करहल में ये इसको बैंक करके ही जीतते आते। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि वहां पर दो तरीके का यादव है, एक कमरिया और एक घोसी। ये मुलायम सिंह का परिवार जो अखिलेश यादव जी हैं, ये कमरिया यादव में आते हैं, और दूसरे घोसी यादव होते हैं वहां पर। जबकि रेशो जो है 30% कमरिया यादवों का है और 70% जो है घोसी यादव है। लेकिन अच्छा चूंकि अच्छा। हाँ, लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह का प्रभुत्व जो है पिछले 3 दशकों से था, इसलिए जो है कमरिया यादव का जो है सत्तासीन है, और घोसी यादव जो है वो जो है प्रभावशाली नहीं हो पाए।
इसलिए लेकिन ये जो जीतते हैं वहां पर उनकी सीटें, वो यादव के कोई और खड़ा नहीं होता था, यही खड़े होते थे, कंवरिया यादव वाले, तो ये जीतते थे। अब आज की पोजीशन ये हो गई है कि वहां पर जमीन पे कमरिया यादव, इससे पहले भी डिम्पल यादव भी हार चुकी हैं। वो इसीलिए हारी थी कि घोसी यादवों ने जो है वोट नहीं दिया था। जब कोई सशक्त जो है खड़ा हो जाता है और पीठ पे हाथ रखने वाला होगा, तो अ, इनको वोट नहीं मिलता है, कटते हैं वोट। इसी चीज को दृष्टिकोण रखते हुए ये यहाँ पर जो है, इनफैक्ट बघेल जी के आने से मामला गड़बड़ा गया है एक तरफा इनको, क्योंकि जो है केवल अपने वोट और मुसलमान के वोट पे जीतने का ख्वाब था, इससे टूट रहा है। जिस तरीके से अन्य जगह पे लामबंद राजनीति जो है, जहां पर सशक्त हो जाता है, जैसे आपका हरियाणा में जाट का, आपको तो अनुभव है इसका कि जाट नेतृत्व कम होते हुए भी जो है सत्ता उन्हीं के पास रहती थी, तो उसको लेकर सब लोग अन्य लोग जो है अलायंस में आ गए। तो जी। करहल में भी जहां तक मेरी बात हुई है, जो मुझे पता लगा है कि करहल में आप यही देखने जा रहे हैं। वहां पर जो है बाकी जातियां जो है, वहां पर ब्राह्मण भी है, जो अग्निहोत्री जी वहां से मंत्री हैं, उनका बड़ा उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। और अन्य जो बघेल जी शायद भी ओबीसी से आते हैं, उनका भी वहां पर कुछ है। अभी मैं उतना मुझे उतना नहीं मालूम है, लेकिन ये बेसिकली जो है अखिलेश यादव के लिए कांटे की टक्कर नहीं है। मेरे ख्याल से भाजपा ने जीतने के लिए बघेल जी को खड़ा किया है, इसीलिए उन्होंने किसी यादव खड़ा नहीं किया है, किसी कोई और नहीं किया, ना लोकल खड़ा किया है। लोकल जो है कोई भी नेता होता वो अखिलेश जी के सामने नहीं टिक पाता, इसीलिए उन्होंने खड़ा किया है एक सशक्त व्यक्ति को, जिनका प्रभाव क्षेत्र, आगरा सांसद है और उनका पूरा उस पूरे क्षेत्र में उनका प्रभाव भी है। तो ऐसे में मैं वाकई अखिलेश जी को के लिए हारते हैं वहां से चुनाव, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अजीत भाई, ये मुझे एक चीज बताइए कि ये बघेल साहब, जैसा कि मुझे बताया गया है, स्वयं जो है ये बाईकास्ट गडरिया है। हाँ मैंने भी यही सुना है, मैं पक्का तो मुझे नहीं और मालूम, लेकिन सुना मैंने है। और जी बघेल साहब के बारे में ये बताया गया है कि उस क्षेत्र की पूरी जो ओबीसी राजनीति है और दलित राजनीति पे इनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। बिल्कुल अच्छा, सही है। ये तो जमीनी आप मुझे नेता ये है। बताइए कि जी ये जो खबरिया और घोसी जो विभाजन है यादवों में, जैसे आपने जी मुझे बताया कि 70% घोसी है और जी 30% विभाजन जो है ये कमरिया का है। जी जी सब जी। हमारे पूर्वांचल में भी ना इसी तरह यादवों में दो यादव हैं, एक ग्वाल है एक ढढ़ौर है। अच्छा। तो ये हमारे यहाँ के लोग बोलते हैं कि जो मुलायम सिंह है वो ढढ़ौर है। ओके। और हमारे यहाँ कुछ इलाकों में ग्वाल यादवों की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, परंतु समाज में ऐसा कोई विभाजन दिखाई नहीं देता है कि ग्वाल या ढढ़ौर में या कमरिया या घोसी में किसी प्रकार का कोई तनाव रहता हो या कोई किसी प्रकार की खींचतान हो। तो आपको क्यों लगता है कि ये जो 70% घोसी हैं ये बघेल साहब के पक्ष में जा सकते हैं इस चुनाव में? जी, इसका कारण ये है कि ये जो इनका जो मूलतः सफाई परिवार है मुलायम सिंह का, उनका जो है प्रभाव क्षेत्र यही रहा है। और उनमें जो है, क्योंकि ये जो है कम होते हुए आगे बढ़े, तो घोसी यादवों का इनका प्रताड़ना भी काफी रही है। लेकिन बघारा में सत्ता में रहे और यादव के नाम पे सुख भी होता रहा है, इसलिए घोसी यादव में कोई प्रबल प्रतिद्वंदी सामने नहीं आया, और उन्हें किसी को संग दूसरे में जाने में उनको कोई फायदा भी नहीं था। लेकिन आज की तारीख में जब समाजवादी पार्टी का जातिगत वाला जो राजनीति है वो पराभव की तरफ है, उसको देखते हुए जो है वहां पर जो मेरे पास खबर आ रही है मैनपुरी से, उसके अनुसार जो है घोसी यादव जो है वो इस बार सफाई परिवार से अपना हिसाब किताब करने में आतुर है, और उसी मनोभावना को भाजपा कैश करने जा रही है। दादा मुझे एक बात बताइए, देखिए ये अखिलेश के नेतृत्व में जब से सपा का नेतृत्व अखिलेश के हाथ में आया है, अखिलेश ये चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें पिछले 3 चुनाव में
वो बुरी तरह हार चुके हैं। और जैसा कि जो अभी जो समीकरण दिख रहे हैं या जो हवा चल रही है, जो हम लोग का आकलन है कि 2022 भी ये बुरी तरह हारने जा रहे हैं। तो बिल्कुल। एज यादव लीडर अखिलेश का आप क्या भविष्य देखते हैं यादवों के नेता के रूप में? और हाँ। यादव वोट बैंक इस यदि ये 22 में भी दोबारा अखिलेश हार जाते हैं तो लगातार 4 चुनाव हारने के बाद क्या भविष्य में यादव वोट बैंक इसी तरह मजबूती से अखिलेश के साथ खड़ा रहेगा? आपको क्या लगता है? अजीत सिंह जी, मेरा जो मेरा मैं जमीन में धरातल में देख रहा हूँ, या जो राजनीति में अब तक जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती हैं, अखिलेश का सबसे बड़ा वीक पॉइंट यह है कि अखिलेश जी को यादव का नेतृत्व, यादव जाति का नेतृत्व जो है परिवार से मिला है, पिता से मिला है। इन्होंने कमाया नहीं है, अर्जित नहीं किया है। मुलायम सिंह यादव जो है धरती के नेता थे, उनमें 50 कमियां होंगी, लेकिन वो जमीनी नेता थे। उनको जो है सबको जोड़ के रखना उनको आता था। वो करते तो वही थे सबसे जो उनको करना था, लेकिन सबको जोड़ते थे। अखिलेश यादव को ये माइन्यूट जमीनी धरातल राजनीति से उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, इसलिए जो पुराने वोट बैंक यादवों का था, वो काफी कुछ इनके पिता और चाचा के बचाने के बाद जो इनसे छटक चुका है। आज जो इनके साथ है, वो भी उनके साथ वही लोग हैं जो जमीन से नहीं जुड़े हैं। ऐसे में जो है, ये हमेशा एक अंत आता है किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का, जो जो विरासत की पार्टी होती है, कि जब आप धरातल से कट जाते हैं तो आपका जाति का वोट बैंक भी आपसे कटता है। जब उसको जो है, क्योंकि आज यादव को क्या मिल रहा है, यादव जो है टोटली पूरे उसमें यादव मुस्लिम और मुसलमान का गठबंधन, मुस्लिम का, जिसका इन्होंने खुद ही इतना प्रचार किया है, वो एक नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है यादव जनजाति में। सॉरी, यादव जाति के जितने लोग मैं जिनसे मिलता हूँ या जो मुझसे बात करते हैं, उनको बड़ा इस पे एक क्षोभ है इस बात का कि उनको जो है आप मिला देते हैं मुसलमान वर्ग के साथ में। तो ये जो है रिजेंटमेंट जो है वो एक छटक से हट रहा है, और ये होने वाला है। 2022 में फिर हारेंगे, और उसके साथ ही जो है इनका जो है यादव जाति के बल पर जो जातिगत राजनीति समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की होगी, वो मैं समाप्त होते हुए देखता हूँ। यादव जनजाति को कोई और नेता निकलेगा, कहीं और से निकलेगा, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के रूप में अभी फिलहाल तो मैं किसी को और रिप्लेस करते हुए इनको नहीं देख रहा हूँ। वो कहीं और जाएंगे। और क्योंकि आप आपने मैं और अजीत भाई, आपने भी अनुभव किया होगा, जो मेरा यादवों का नया वर्ग देखा है युवाओं का, वो जो है पुरातन पल्ली जो 20 साल 30 साल की जो जाति आधारित राजनीति से उससे हटके राष्ट्रवाद से काफी जुड़ा है। मैंने यादवों में कई जो है मोदी जी, और अब जब से 2017 में योगी जी आ गए, उनसे वो जुड़ता हुआ पाया है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है अखिलेश यादव जी को। साथ में जो मीडिया इनको प्रोजेक्ट कर रही है समाजवादी पार्टी को या अखिलेश जी को, उनको 10 मार्च 2022 को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ये उनको वो सफलता नहीं मिल रही है, और मुझे डर है कि शायद वो तीसरे नंबर पे आए। संदीप भाई, हाँ कुछ कह रहे थे हाँ, आप? अभी पुष्कर दादा ने एक बात कही कि अखिलेश यादव को जो भी मिला वो एक उनको विरासत में मिला, परोसा गया। तो इसका एक बड़ा उदाहरण ये है, जैसे हम एग्जांपल लें कि योगी जी का जो इतिहास रहा है वो सबको पता है कि 1992-91 में गोरखनाथ मंदिर में उनको अ, गोरक्षपीठ का महंत घोषित किया जाता है। उसके बाद वो सांसदी कब लड़ते हैं और 5 बार लगातार सांसद बनते हैं। उनका पूरा एक लंबा चौड़ा सार्वजनिक जीवन का इतिहास है जो आज भी रिकॉर्डेड भी है। ऑफ कोर्स सांसद है तो पूरी तरह रिकॉर्डेड है। और जो उनका डेली जनता दरबार लगता था, उनका अपना जीवन ही मतलब पूरा सारी जनता के सामने रहा है। पर अखिलेश यादव का 2012 से पहले का कोई बहुत बड़ा जीवन का अता पता ही नहीं चलता। बस यही पता चलता है कभी बैंगलोर में थे, कभी मतलब कोई सार्वजनिक जीवन में कुछ काम करते हुए पार्टी के लिए, संगठन के लिए, कहीं के लिए, किसी भी जगह के लिए वो कहीं पाए नहीं जाते हैं। और ऐसा भी कि वो शायद ये लोग खुद आगे बढ़ के बताते भी नहीं है कि इनके भैया जो कि काम के बारे में अक्सर बोला करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया,
2012 से पहले उन्होंने क्या किया वो किसी को नहीं पता है, वो खुद बताते भी नहीं है। तो अजीत भाई इस चीज को कैसे देखते हैं कि जो नॉन ट्रांसपेरेंट लाइफ रही है, ये भी इनके जो आने वाला जो ये चुनाव है, क्योंकि इनको सब कुछ मिला तो विरासत में है, और ये सेफ सीट पे भी पहुंच गए, वहां भी अब शायद इनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो ये जो इनका व्यवहार है, जो उद्दंडता का व्यवहार है, एक घमंड का व्यवहार है, ये सब कितना नुकसान करेगा इनको, अखिलेश यादव संदीप भाई, मैं इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले पुष्कर दादा जो पहले बात कह रहे थे, मैं उसके संदर्भ में एक बात जोड़ना चाहता हूं कि पुष्कर जी। दादा, मैं और अवनीश भाई, आपको याद होगा आज से 3-4 साल पहले, 3 साल पहले हम लोग गुजरात के टूर पे गए थे। हाँ। तो सर वहां द्वारिका क्षेत्र में और ये अपना ये सौराष्ट्र में बहुत देर इज अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ यादव, अच्छा। और दे आर ऑल स्टॉन्च सपोर्टर्स एंड वोटर्स ऑफ बीजेपी। गुजरात का सारा यादव बीजेपी का सपोर्टर है। अच्छा, राजस्थान में और हरियाणा में एक बहुत बड़ा, जैसे ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये पूरी यादव हाँ। बेल्ट है, ये सारे के सारे बीजेपी सपोर्टर्स हैं। आंध्र प्रदेश आप चले जाइए, तेलंगाना में यादवों की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, हाँ। वो तो बहुत ही कट्टर बीजेपी समर्थक हैं। तो यादवों का जो ये नया नेतृत्व खड़ा हुआ यूपी और बिहार में पिछले 30-40 सालों में, यहां के यादव जो हैं ये लालू और मुलायम के पीछे हैं। तो इनकी जो स्वाभाविक गति है, मतलब जो पानी की जो ढलान है ना, वो हाँ। अल्टीमेटली मुझे तो ये लगता है कि है अल्टीमेटली भाजपा की ही तरफ। जी। ये जब तक ये बांध टिका हुआ है, हालांकि इसमें दरारें पड़ रही हैं, हाँ। जो नेता नेतृत्व मुलायम सिंह जी में था वो उनके बेटे में नहीं है, और ये किला दरक रहा है। मुझे लगता है कि 2022 के इस चुनाव के बाद ये किला ढह जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि भाज यादव वोटर की स्वाभाविक गति भाजपा में ही है, और कोई रास्ता ही नहीं है इनके पास। और ये इन्होंने बताना शुरू कर दिया है 2014 में, 2017 में और 19 में, तीनों चुनाव में यादवों का ठीक ठाक वोट। और मैं आपको एक और बड़ी मजेदार बात बताऊं, गाजीपुर जिले में एक बात चल रही है कि हो सकता है कि 2024 के चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, और यादवों का बहुत बड़ा गढ़ है गाजीपुर, और यदि दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव लड़ गए तो बम्पर जीत मिलेगी गाजीपुर जिले में। अच्छा, अब मैं सर आता हूं संदीप भाई की बात पे कि सर भारतीय राजनीति की जो सबसे बड़ी विडंबना रही ना, कि सर यहाँ पे परिवारवादी राजनीति में बाप, इन्होंने सारी की सारी प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज बना के छोड़ दिया, जिसमें बाप, बाप के बाद बेटा। तो सर जब मेरिट को आप कुचल देंगे तो उनका यही हाल होना है। मैंने एक बार तो पूरी लिस्ट बनाई थी सर, कश्मीर से लेके एकदम नीचे तक। क्या मतलब, अकाली दल तो एक फुल फ्लेश्ड पार्टी थी, उस पे बादल साहब जब मुख्यमंत्री बने और पिछले 10 सालों में सुखबीर बादल का कब्जा हो गया। आज बादल साहब के बाद सुखबीर बादल का डिक्टेट चलता है पार्टी में, अब वो उनकी पारिवारिक पार्टी बन चुकी है, अकाली दल जिसका नाम है। तो साहब ये नेहरू जी की बड़ी देन रहेगी भारतीय लोकतंत्र को कि इन्होंने हमारे भारतीय लोकतंत्र को परिवारों के बीच गिरवी रख कर छोड़ दिया। तो बिल्कुल। साहब आज बीजेपी के पक्ष में सिर्फ एक ही बात है कि बीजेपी मेरिट बेस्ड पार्टी है, बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है। कल कल को बीजेपी का अध्यक्ष, बीजेपी का प्रधानमंत्री, बीजेपी का मुख्यमंत्री किसी का बेटा नहीं होगा।
स्थापित नेता का, वो अपनी मेरिट पे चुन के आएगा, अपनी मेरिट पे ग्रो करेगा और वो बनेगा। और सर यही एक गुण है जिसके आगे कोई भी क्षेत्रीय दल, जो परिवारवादी क्षेत्रीय दल है, वो भाजपा के आगे इसीलिए नहीं टिक पा रहे हैं। आज ये तमाम क्षेत्रीय दल अपने इस परिवारवाद से मुक्ति पा लें और मेरिट के बल पे, योग्यता के बल पे अपनी नई बी टीम तैयार करें, ये सब बीजेपी के साथ आगे खड़े हो जाएंगे। प्लीज। सही है। ये बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा कमेंट भी है। ये इन लोग को रियलाइज करना चाहिए, क्षेत्रीय दलों को। और एक बात और है भाजपा के साथ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, कि वहां कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी नहीं है। किसी भी स्टेट का आदमी कल को जाके भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है। अगर टीएमसी बाहर है तो सबसे बड़ा डर जो है किसी को भी है कि सदैव ममता बनर्जी ही हावी रहेंगी, वो बंगाली हावी रहेगा। महाराष्ट्र में जाके टीएमसी या गोवा में जाके टीएमसी का नेता कभी टीएमसी या सेंट्रल लेवल पे कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। केजरीवाल की सबसे बड़ी सफलता और असफलता पंजाब में यही है कि पंजाब का कि आप पार्टी का ये आदमी जानता है कि केजरीवाल से हम ऊपर कभी नहीं हो पाएंगे और केजरीवाल किसी को होने नहीं देंगे। तो ये क्षेत्रीयता में जकड़े हुए लोग भाजपा में, ये कहीं कोई बात ही नहीं है। भाजपा में यूपी का आदमी भी अध्यक्ष हो सकता है, गुजरात का भी हो सकता है, हिमाचल का भी हो सकता है, सॉरी, आसाम का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जी। और इस पे मैं पुष्कर दादा का क्लोजिंग रिमार्क्स चाहूंगा कि चूंकि अब हमारा समय हो गया है, कि इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी अंतिम प्रक्रिया क्या है और आपकी भविष्यवाणी क्या है। आपकी भविष्यवाणी भी महत्वपूर्ण है सर। मेरी भविष्यवाणी तो क्या, राजनीति में भविष्यवाणी करना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा अनुभव है कि मुझे लगता है कि करहल में बघेल जी को खड़ा करने के पीछे यादव को हराने का है। उनको वहां घेरने का नहीं, बल्कि उनको जो है हराने का है। और इसी हार के साथ ही जो है, भाजपा के पास जो है अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स का पेशेंस बिल्कुल नहीं। वो वो मैं समझता हूं कि उनका वो जो अजीत भाई से कह रहे हैं बिल्कुल सही है। 2024, अभी 2022 में और दरकेगा इनका वोट बैंक, और 24 में पूरी तरह दरकेगा। और अजीत सिंह की वो अखिलेश यादव की राजनीति इसी के साथ ही जो है अपने अस्तांचल के लिए आगे बढ़ जाएगी, मैं यही देखता हूँ। अजीत भाई, आपका क्लोजिंग रिमार्क्स ऑन दिस एंटायर थिंग। संदीप भाई, अभी जो बात हो रही थी ना, आपको याद होगा 2019 के आजमगढ़ के चुनाव में हम तीनों लोग वहां थे। आखिरी 3 दिन पुष्कर भाई हम तीनों ने आजमगढ़ में बिताया। आप लोग अदरवाइज गोरखपुर में थे, मैं तो 1.25 महीना पूरा जो है आजमगढ़ में रहा था। तो सब आखिरी के 4 दिन आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ का चुनाव कैसे लड़ा था और कैसे कैसे मनी बैग्स हैं और धर्मेंद्र वीआईपी यादव। भी, कम से कम 1,000 फॉर्च्यूनर और पजेरो, याद है आपको, आजमगढ़ में घूम रही थी। और आजमगढ़ में हमें पूरे आजमगढ़ में एक होटल का रूम नहीं मिला था, इतनी ज्यादा पजेरो आई थी। और हर पजेरो में जो है 10, 20, 50 लाख रुपया कैश जो है वो घूम रहा था। और आखिरी 4 दिनों में, 5 दिनों में कितना जबरदस्त पैसा बांटा गया था आजमगढ़ में, ये सब हमने अपनी आंख से देखा है। प्रताप, इस बार करहल में बांटने के लिए ना वो मनी बैग्स हैं नहीं। इनको करहल में चुनाव लड़ने में जो सबसे बड़ी समस्या आने जा रही है पैसे कि की। अखिलेश के पास मनी बैग्स नहीं है। और ये चुनाव बीजेपी करहल में अखिलेश को हराने के लिए लड़ रही है। और इस बार अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। बिल्कुल सही। तो बड़ा मजेदार चुनाव होने जा रहा है सर। बिल्कुल संदीप सर, भाई, बिल्कुल। पुष्कर दास, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक पुष्कर मैं जी थैंक कुछ थैंक मैं यू इस अजीत। चर्चा को विराम देता हूं और बस यही कहूंगा कि शायद इस बार अखिलेश को ये डर है, वो उनको है ये हल्का फुल्का अंदाजा है, इसीलिए अभी तक सांसदी से त्यागपत्र नहीं दिया है। सांसदी जो है वो रखी हुई है पॉकेट में कि ये मेरा बैकअप प्लान है, चलेगा 24 तक। एनीवेज, दूसरी बात ये कि अगर आपको हमारी ये चर्चा, हमारी ये
जो पर्सपेक्टिव है, जो हमारी तरफ से जानकारी दी जाती है, अगर आप लोग के पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रारब्ध.in पर भी जाएं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं वहाँ पढ़ने के लिए। और अजीत दद्दा का जो चैनल है, दद्दा की खरी खरी, वो जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी नमस्कार। मच। थैंक यू। बाय बाय।